नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के डेली करंट प्रोग्राम में। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 9 जून और आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर हम लोग चर्चा करें, लेकिन उसके पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप वीडियो को ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। आप जानते हो कि यह वीडियो जो हम लोग कराते हैं, यानी कि जो करंट अफेयर आप करते हैं, ये ना सिर्फ आपके आरओ के एग्जाम के जरूरी है, बल्कि पीसीएस, यूपीएससी और बाकी जो भी आप वनडे एग्जाम देते होंगे, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या टेट, सुपर टेट, टेट का जो भी एग्जाम देते होंगे, आप उन सभी एग्जाम के क्या है ये महत्वपूर्ण हमारा वीडियो रहता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, इसको आप अपने हित मित्र, दोस्तों और बाकी जो भी आपके सगे संबंधी होंगे उनको आप ये वीडियो भेज सकते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग करेंगे रिवीजन, लेकिन एक सूचना मैं आपको प्रेषित कर दूं कि अब हम लोग संडे को क्या क्या करेंगे, एक हफ्ते का करंट अफेयर्स रिवीजन के रूप में क्या करेंगे, ताकि आपने मंडे टू सैटरडे जो कुछ पढ़ा होगा उसका रिवीजन कर रहे हैं, जैसे हमने कल रिवीजन किया था 8 तारीख को, है ना। तो इसी तरीके से हम लोग अब हमेशा क्या करेंगे। चलिए आइए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, रिवीजन जल्दी से। चलिए, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, आप जानते होंगे। और इस बार की जो थीम है, ये तो 5 जून का थीम क्या है, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, यानी कि पोल्यूशन को दूर करना, है ना, प्लास्टिक पोल्यूशन को दूर करना। नंबर 2, संयुक्त अरब अमीरात और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यमन के सेक्रोटा द्वीप पर महिलाओं और बच्चों को प्रभावित करने वाले गंभीर कुपोषण से निपटने के लिए एक व्यापक मानवीय पहल शुरू की है। याद कर लीजिएगा, इसको पॉइंट इंपॉर्टेंट है। भारत के 2 और स्थलों को रामसर धरोहर स्थल की सूची में शामिल कर लिया गया है। अब टोटल जो रामसर स्थल हो गए वो 91 हो गए हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं वो? राजस्थान के फलौदी में, खींचन और उदयपुर में मीनार आर्द्रभूमि को रामसर स्थलों की प्रतिष्ठित सूची में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को भी। ओके, चलिए, भारत को 2026-28 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद ECOSC के लिए चुना गया है। ठीक है, सही बात है। और सरकार ने जातियों की जनगणना करने के लिए 2026 और 27 में जनगणना कराएगी, यानी कि पहला जो चरण होगा वो होगा 1 अक्टूबर 2026 से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख के पहाड़ी और बर्फीले इलाकों में होगा। दूसरा चरण 1 मार्च 2027 से पूरे देश में अन्य हिस्सों में शामिल किया जाएगा। ठीक है, 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड के नाते इसको कैंसिल कर दिया गया। देश में सबसे अधिक डॉल्फिन संख्या कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। और वन विभाग के अनुसार प्रदेश में, यानी कि उत्तर प्रदेश में 2018 में इनकी संख्या क्या थी? 173 थी, जो 2022 में बढ़कर के 205 हो गई है। ठीक है, याद देखिएगा। अब कल के प्रश्न का उत्तर कि बताइए, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है? आप लोगों ने सही उत्तर सभी लोगों ने बताया था। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से क्या है, शुभकामनाएं। ठीक है, अब आइए हम आज के पहले न्यूज पर आते हैं। पहला हमारा टॉपिक क्या है? जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री अन्ना लेना बेरबॉक को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष चुना गया है। 80 सत्र के लिए करिएगा, अध्यक्ष चुना गया है। नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री अन्ना लेना बेरबॉक को नियुक्त किया गया है। नाम याद रखिएगा, इनका बड़ा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री कौन? अन्ना लेना बेरबॉक। इनका नाम आपको क्या करना है, याद रखना है। किसके अध्यक्ष? ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है। ठीक है, उनका कार्यकाल सितंबर 2025 में शुरू होगा और 1 वर्ष तक जो है चलेगा, यानी कि सितंबर 2025 से अगले सितंबर तक रहेगा। ठीक है, चलिए आगे। बेयरबॉक को 2 जून 2025 को महासभा के 193 सदस्य देशों द्वारा गुप्त मतदान के माध्यम से चुना गया, जिसमें उन्हें 167 मत प्राप्त हुए। इस चुनाव में 14 देशों ने मतदान से परहेज किया, जबकि कुछ मतों में जर्मन राजनयिक हेल्गा स्मिट का नाम लिखा गया था। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी। अब आप बताइएगा कि कौन सा कथन सही है। नंबर 1, हाल ही मतलब संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? बताओ, कितना आसान सा प्रश्न है। ये होगा, सॉरी, अन्ना लेना बेरबॉक, बस ये बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में ली जे म्योंग जो है, अभी हाल ही में इनका चुनाव हुआ है। क्या, कौन से हैं राष्ट्रपति, क्या नाम है इनका? ली जे म्योंग। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। तो दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में ली जे म्योंग को नियुक्त किया गया है। वे 3 जून 2025 को विशेष राष्ट्रपति चुनाव में विजयी घोषित किए गए थे। यह चुनाव पूर्व राष्ट्रपति
यून सुक योल, क्या यून सुक योल के मार्शल लॉ के लागू करने के प्रयास और उसके परिणाम स्वरूप उनके महाभियोग के बाद जो है ये चुनाव कराया गया था। इनका नाम भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, आगे अब ली चोंग का परिचय थोड़ा देख लीजिए। तो ली जे म्योंग 61 वर्षीय अनुभवी मानवाधिकार वकील और दक्षिण कोरिया की डेमोक्रेटिक पार्टी के क्या है, नेता हैं। उन्होंने अपनी जो है कैरियर की शुरुआत एक फैक्ट्री से की थी। बताइए, फैक्ट्री में काम करके बताओ इंसान कहां से कहां पहुंच जाता है। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी जो मेरा कंटेंट देखते होंगे, आप में से बहुत से लोग बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पर पहुंच सकते हैं। हो सकता है इसमें से जो कुछ कमेंट करते हो उन्हीं कमेंट करने वालों से मैं कल को कोई देश का राष्ट्रपति बन जाए। हो सकता है कि आप में से ही कोई जो है देश का प्रधानमंत्री या किसी जो है राज्य का मुख्यमंत्री बन जाए। ठीक है, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाए, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश बन जाए। तो आप ही में से कोई ना कोई बन सकता है। कब कहां कौन बन जाए किसी का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, तो यह बात हमेशा अपने भरोसे को रखिएगा। चलिए आगे, और उन्होंने जो है बाद में सियोंग नाम शहर के मेयर और ग्योंगी प्रांत के गवर्नर के रूप में भी सेवा दी। और इसके अलावा उन्होंने 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में भी भाग लिया था, लेकिन उस समय जो है वो यून सुक योल से क्या गए थे, हार गए थे और अब फाइनली जीत गए हैं। ठीक है, चलिए अब दक्षिण कोरिया के बारे में कुछ जानकारी ले लीजिए, चर्चाओं में है। तो दक्षिण कोरिया दरअसल आधिकारिक रूप से कोरिया गणराज्य पूर्वी एशिया में स्थित एक विकसित देश है। यह कोरियाई प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है और इसकी उत्तरी सीमा उत्तर कोरिया से मिलती है, जो कि आप मैप में देख ही पा रहे होंगे, है ना। ये देखिए उत्तरी कोरिया, नॉर्थ कोरिया इसके ऊपर ही दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, है ना। ये क्या आपका पूरा का पूरा ये साउथ कोरिया के रीजन आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर आप इसके इस तरफ जाएंगे तो यहां पर जो आप देखेंगे जो आपका पश्चिम का इलाका ये येलो सी है, अपने आप में क्या पीला सागर के रूप में जाना जाता है। आप इधर देखेंगे थोड़ा सा पूर्व में तो आपको यहाँ पर जापान दिखाई देगा इसके, है ना। ये सब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। देखो यहाँ पर लिखा भी है ना कि राजधानी क्या है इसकी, सियोल है, किसकी, दक्षिण कोरिया की। सरकारी व्यवस्था क्या है, लोकतांत्रिक गणराज्य है, अपने आप में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। राष्ट्रपति ली जे म्योंग है यहाँ के। ठीक है, ये जानकारी आपको इकट्ठा होनी चाहिए। मैप में थोड़ा सा आप इसको देख सकते हैं जूम करके। ठीक है, ये सब मैप वगैरह आपके लिए क्या जरूरी है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि दक्षिण कोरिया के किस तरफ जो है येलो सागर है, आप कहेंगे सर पश्चिम में है। क्या है, पश्चिम में। पश्चिम कहां भाई आप सब, ये पूरा जो एरिया आप देखेंगे ये क्या येलो सागर के रूप में आपको नजर आएगा। ठीक है, ये देखो मैं थोड़ा सा और जूम कर दे रहा हूं इसको। ठीक है, ये देखो दिखाई दे रहा, उत्तर में नॉर्थ कोरिया है इसके। ठीक है, इधर आप देखेंगे तो इधर आपको जापान मिल जाएगा, है ना। तो ये आप इसको मैप को अच्छे तरीके से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। और सियोल क्या है, सियोल दक्षिण कोरिया की क्या है, कैपिटल है, अर्थात यहाँ की राजधानी है अपने आप में, है ना। चलिए आगे बढ़िए। चलो, भाषा क्या यहाँ की, कोरियन है। मुद्रा दक्षिण कोरियाई वॉन है, इसको भी याद रखना है। जनसंख्या लगभग 5.2 करोड़, मात्र 5.2 करोड़ इसकी जनसंख्या है। और आपके देश भारत की कितनी जनसंख्या है बताओ भाई साहब, सोचो आपके देश में कितने देश आ जाएंगे, इनके जैसे कितने देश आ जाएंगे बताइए आप। ये तो हाल है। भौगोलिक स्थिति क्या है, इसके उत्तर में उत्तर कोरिया है, मैंने बता दिया। पूर्व में जापान है, मैंने यह भी बता दिया आपको। पश्चिम में पीला सागर है, मैंने यह भी आपको बता दिया। और दक्षिण में कोरियाई जलडमरू मध्य है। क्या, दक्षिण का जो एरिया है इसका वो क्या है, कोरियाई जलडमरू मध्य है। यानी कि यहां पर जो अगर आप देखेंगे तो यहां पर कोरियाई जलडमरू मध्य आपको देखने को मिलेगा। और यहां पर जेजू द्वीप है अपने आप में। ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, याद कर लेनी है अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए यही पॉइंट यहां पर सारे लिखे, इसको भी आपको क्या करना है, रेडी कर लेना है। चलिए अब आप बताइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ली जे म्योंग दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति हैं, जिनकी नियुक्ति 3 जून 2025 को हुई थी। ठीक है, आगे, पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल के त्यागपत्र के बाद यह चुनाव आयोजित किया गया। कथन 3, ली जी म्योंग ने 2022 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए। बताओ कौन सा कथन सही है इसमें। केवल कथन 1 और 2 सही है, ये और 2, या केवल 2 और 3 यानी कि ये और ये सही है, या 1 और 3 यानी कि 1 और 3, या फिर सभी कथन सही। बताओ क्या होगा इसका उत्तर। अब ऐसे प्रश्न आप एग्जाम में देखने को खूब मिलते हैं आजकल, पीसीएस कराता है। अब अगर ऐसे आप करंट अफेयर्स नहीं पढ़े रहेंगे तो आप कैसे कर पाएंगे चीजों को अच्छे तरीके से। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग क्या है, कथन हो जाएगा आपका क्या, ये आपका जो है ये गलत है, ये दूसरा वाला मुझे गलत लग रहा है। ठीक है, ये तो नहीं होगा ऐसा, है ना। त्यागपत्र कहां दिया था, मार्शल लॉ हुआ था, है ना। तो बस ये सही है, कथन 1 सही है और कथन
आपका 3 सही है, तो कथन 1 और 3 कहां पर है, यहां पर है कथन 1 और 3, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक, कोई दिक्कत? अब ऐसे प्रश्नों की आप लोग प्रैक्टिस खूब किया करिए अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए 51वां G7 शिखर सम्मेलन अभी ये चर्चाओं में रहा है, और ये दरअसल आपका 15 से 17 जून, बड़ा इंपॉर्टेंट, क्या 15 to 17 जून 2025 तक कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के कनास्क में आयोजित किया जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, क्या 15 से 17 जून डेट, और ये आप देश का नाम याद रखिएगा। यह सम्मेलन G7 की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रहा है, और कनाडा 2025 में G7 की क्या कर रहा है, अध्यक्षता कर रहा है। ठीक है, मेजबान देश कौन सा है, कनाडा है। तिथि 15 से 17 जून 2025 की है। ठीक है, स्थान कनानास्किस्क, अल्बर्टा, कनाडा। अध्यक्षता कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने जो यहां पर इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। ठीक है, बाकी इसमें कुछ पार्टिसिपेंट देश हैं, जैसे G7, तो G7 देश में कौन कौन से, कनाडा से प्रधानमंत्री मार्क कार्नी इसकी अध्यक्षता करेंगे, फ्रांस की तरफ से राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मनी से चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इटली से प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी, जापान से प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा, यूनाइटेड किंगडम से प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, और संयुक्त राज्य अमेरिका से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, तो ये आप लोग क्या करना है, याद रखना है। ये G7 कंट्रीज हैं, इनके नाम आपको याद रखना है। ठीक है, और सामने इनके वहां के जो भी अध्यक्ष हैं उनके नाम दिए गए हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। G7 कंट्रीज हो गया आपका, ब्रिक्स हो गया आपका, बिमस्टेक हो गया आपका, ठीक है, आसियान हो गया आपका। इनमें कौन कौन से देश शामिल हैं, कौन से देश शामिल नहीं है, ऐसे प्रश्न खूब पूछे जाते हैं एग्जाम में, है ना, भर भर के। मैंने कई बार आपसे कहा कि नेशनल और इंटरनेशनल जो भी होते हैं, चीजें होती हैं, उनको तैयार कर लीजिएगा। मैं फिर से कहता हूं कि आज ही आप लोग G7 क्या होते हैं, G7 की महत्ता आप लोग क्या करिएगा, बिमस्टेक, क्या बिमस्टेक, बिमस्टेक, ठीक है, और G7, ठीक है, ये दो आपको चीजें को तैयार करना है। ये आपका टास्क नंबर 1 है, आपका होमवर्क है। क्या होमवर्क है आपका, टास्क नंबर 1 है, होमवर्क है, SW है आपका, क्या SW है आपका। ठीक है, बिमस्टेक और G7 को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए, अन्य प्रतिभागी के रूप में यूरोपीय संघ भी होगा, और यूरोपीय संघ के इसमें अध्यक्ष कौन है, एंटोनियो कोस्टा है, तो ये भी शामिल हो रहे हैं इसमें। और यूरोपीय आयोग की जो अध्यक्ष कौन है, उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये भी शामिल हो रही हैं। और बाकी आमंत्रित देशों में ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और यूक्रेन भी इसमें G7 में शामिल हो रहे हैं अपने आप में। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका 51वां जो है आपकी बैठक हो रही है। ठीक है, G7 की। चलिए, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। नंबर 1, 51वां G7 सम्मेलन कनानास्किस्क, अल्बर्टा, कनाडा में आयोजित किया जाएगा। ठीक है। दूसरा, यह सम्मेलन 15 से 17 जुलाई 2025 को होगा। ठीक है, कनाडा 2025 में G7 की अध्यक्षता कर रहा है। अब को बताना है कि कौन सा कथन सही है इसमें से, तो केवल कथन 1 और 3। अब बताओ कौन सा कथन सही है इसमें, बताओ रॉन्ग कौन सा लग रहा है इसमें से, सही पूछा है ना, कौन सही है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें जो है कूट में अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि ये जो आपका 15 से 17 जुलाई नहीं हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है, जून हो रहा है ना भाई साहब, जून हो रहा है। तो बस ये रॉन्ग है। तो सही एक ये वाला सही और आपका ये वाला सही, तो कथन 1 और 3। तो कथन 1 और 3 कहां पर है, तो यहां पर है कथन 1 और 3, ए ऑप्शन में है ना, ये तो ए इज द राइट आंसर। बस कथन 1 और 3 सही है। ठीक है ना, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना आप लोग को, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। चलिए, कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस अभी चल रही है, और अभी आप लोगों ने इससे संबंधित कई प्रकार के डेटा आप लोगों ने देखा भी होगा। और चिनाव ब्रिज, ठीक है ना, उसका भी उद्घाटन कर दिया गया है। सबसे जो है ऊंचा पुल है अपने आप में, वैश्विक लेवल पर एफिल टावर से भी ऊंचा है। तो कई सारे फैक्ट इसमें यहां पर बताए गए हैं जो कि आपके एग्जाम के जरूरी हैं। तो हाल ही में कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत हो गई है, और इस परियोजना में भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग T50 भी इसमें क्या है, शामिल है। इसी परियोजना के अंतर्गत जो ये शुरू हुआ है। खारी और सुंबर के बीच स्थित यह सुरंग 12.77 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त रेल लिंक में भारत की दूसरी सबसे लंबी परिवहन सुरंग T80 यानी 11.22 किलोमीटर है, वो भी है। बनिहाल और काजीगुंड के बीच स्थित इसे पीर पंजाल रेलवे सुरंग के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ये सब डेटा आपको अलग अलग जो कि आपको याद रखना है। भारत की तीसरी सबसे लंबी रेलवे सुरंग T44 सावलकोट सांगल डान के बीच 11.13 किलोमीटर से अधिक लंबी है। ये सभी सुरंगों के बारे में जानकारी आपको यहां पर मैं दे रहा हूं, उसको पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज चिनाव ब्रिज बन के आप जानते होंगे। ठीक है, और चिनाव ब्रिज की जो लंबाई कितनी है, 1.3 किलोमीटर है। ठीक है, यह
359 मीटर ऊंचा है, जो एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। ठीक है, निर्माण में 600 किलोमीटर से अधिक स्टील बिल्डिंग शामिल है, जो जम्मू से दिल्ली तक रेलवे ट्रैक की लंबाई से भी अधिक है अपने आप में। सोचो कितनी बड़ी बात है अपने आप में जो ये बनाया गया है। ठीक है, चलिए, भारत का पहला केबल स्टेट रेलवे ब्रिज, यह भी चर्चाओं में रहा है। यह भारत का पहला केबल स्टेट रेलवे ब्रिज है और 725.5 मीटर लंबा यह पुल केंद्रीय तोरण की धुरी पर टिका हुआ है और न्यू के शीर्ष से एक तोरण की ऊंचाई 193 मीटर है। अद्भुत बात यह है कि सभी 96 स्टे केबल केवल 11 महीनों के भीतर स्थापित किए गए थे, जिनकी कुल लंबाई 653 किलोमीटर है, जो जम्मू से दिल्ली तक की दूरी से भी अधिक है अपने आप में। तो ये सब बातें आपको जानने क्या है जरूरी है, जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज कौन सा है? अभी हमने आपको बताया चिनाव ब्रिज हो जाएगा आपका, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बस उम्मीद सेंट्रल पोर्टल का शुभारंभ। उम्मीद सेंट्रल पोर्टल क्या है? वक्त के बारे में आप लोग जानते होंगे, उसी से संबंधित ये चीजें हैं यहां पर। ठीक है, तो केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने 6 जून को, कब 6 जून को नई दिल्ली में उम्मीद सेंट्रल पोर्टल का जो है शुभारंभ किया है। तो अब इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि इसका फुल फॉर्म पूछेगा। तो उम्मीद का पूरा नाम क्या है? यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट इंपावरमेंट इफिशियंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1955, ये है इसका पूरा नाम आपका है। ठीक है, इसके तहत विकसित यह केंद्रीय पोर्टल वक्फ संपत्तियों की रियल टाइम अपलोडिंग, सत्यापन और निगरानी की सुविधा प्रदान करेगा। वक्फ संशोधन बिल भी आप लोग जानते होंगे अपने आप में, तो उसी समिति ये क्या है? पोर्टल है अपने आप में। और निश्चित तौर पर यह प्रश्न आप एग्जाम में पूछा जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है आपसे। ठीक है, इसका फुल फॉर्म और बाकी ये क्या है इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये पोर्टल है, उम्मीद क्या अपने पोर्टल है। ठीक है, चलिए, इसका उद्देश्य क्या है? वक्फ संपत्तियों के उपयोग को सही दिशा में ले जाना है और कमजोर तबकों के कल्याण को योगदान देना है। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म वक्फ संपत्तियों की जियो टैगिंग, जीआईएस मैपिंग और ई गवर्नेंस टूल्स के साथ एकीकृत है, जिससे संपत्तियों की पहचान और प्रबंधन आसान हो सकेगा अपने आप में। ठीक है, ये सारे पॉइंट है। पोर्टल में ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली भी विकसित है, जिससे आम नागरिक अपनी समस्याएं दर्ज कर सकते हैं। तो ये सब बातें जो है इस पोर्टल में लिखी गई हैं। ठीक है, चलिए, अब बताइए पोर्टल वक्फ संपत्तियों की कौन सी सेवाएं प्रदान करता है? ठीक है, जो पोर्टल अभी बनाया गया है उम्मीद पोर्टल, आप यहां पर लिख सकते हैं उम्मीद पोर्टल। ठीक है, उम्मीद पोर्टल, आप चाहें तो ऐसे इसको लिख लीजिए। उम्मीद पोर्टल वक्फ संपत्तियों की कौन सी सेवाएं प्रदान करता है? केवल दस्तावेज संग्रह, केवल आर्थिक लेन देन, या रियल टाइम अपलोडिंग, सत्यापन और निगरानी, या धार्मिक शिक्षण? क्या होगा? मेरे अकॉर्डिंग सी होना चाहिए इसका उत्तर, है ना? ये सब करता है, तो बस सी इज द राइट आंसर। ठीक है, दिल्ली में भारत मध्य एशिया संवाद की चौथी बैठक अभी हाल ही में संपन्न हो रही है ना? 6 जून को यह बैठक हो रही है। ठीक है, और मेजबानी कौन कर रहा है? मेजबानी कर रहे हैं एस जयशंकर जी। डॉक्टर एस जयशंकर जो है 6 जून को आयोजित जो ये आपका भारत मध्य एशिया संवाद की जो चौथी बैठक है उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। कौन? एस जयशंकर जी कर रहे हैं। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बैठक में भाग ले रहे हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4 और 5 कंट्रियों के विदेश मंत्री। भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच संबंध मजबूत करने, विशेष रूप से व्यापार, संपर्क, प्रौद्योगिकी और विकास सहयोग बढ़ाने पर इस पर विचार विमर्श किया जाएगा कि भाई इन देशों के साथ में किस प्रकार से हम ट्रेड को, किस प्रकार से हम टेक्नोलॉजी को हम बढ़ा सकते हैं। आप जानते होंगे इस समय भारत मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया जैसे पहलों के माध्यम से बहुत सशक्त हो रहा है, चाहे वो बात डिफेंस सेक्टर की हो, हेल्थ की हो, एजुकेशन की हो। ऐसे में अलग अलग देशों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं और विकासात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ाने जाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे। और भी कई सारे मुद्दे हैं, ये मुद्दे यहां पर लिखे गए हैं। ठीक है, और भारत मध्य एशिया संवाद की तीसरी बैठक सितंबर 2021 में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखना है। और चलिए, पहला भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन जनवरी जो है 2022 में वर्चुअली आयोजित हुआ था। तो ये सारे पॉइंट क्या है आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 कथन क्या है? भारत मध्य एशिया संवाद की चौथी बैठक 6 जून को नई दिल्ली में आयोजित की गई। ठीक बात है। इस बैठक की मेजबानी भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की है। बताओ सही है? कौन सा कथन सही है? कथन 1 सही है, 2 सही है, या केवल कथन 1 सही? केवल कथन 1 सही है। ए इज दैट, ये गलत है, क्योंकि इसकी अध्यक्षता किसने की है? एस जयशंकर ने की है। किसने? एस जयशंकर ने की है।
एडिशन करने की है। तो बस ये क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग है, ये सही है, तो केवल एक कथन सही है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ तो आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है आपको। देखो ऐसे प्रश्न ही आपके एग्जाम में खूब पूछाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर सही से बताएंगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न आप एग्जाम के लिए क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये सारे प्रश्न आप लोग अच्छे से करिएगा। ये प्रश्न लेंदी होते हैं, लेकिन आपके एग्जाम के लिए क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। ठीक है, चलिए, आर्थिक सलाहकार परिषद के नए अध्यक्ष की नियुक्ति, ये भी चर्चाओं में रहे हैं भाई साहब, आपको याद रखना है। तो हाल ही में अर्थशास्त्री एस महेंद्र देव को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको टिक लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रहेगा पॉइंट। तो जो है, जो अर्थशास्त्री एस महेंद्र देव हैं, इन्हीं को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद जो होती है, ठीक है, इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ओके, अब उन्होंने सुमन बेरी का स्थान लिया, जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी हैं। और अब हम थोड़ा सा एक बार और बात कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार जो परिषद है, जिसको हम लोग इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, EACPM के नाम से भी जानते हैं, ये क्या है और इसके बाकी इसके कार्य वगैरह क्या हैं। तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद यानी कि इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, EACPM, भारत सरकार की एक स्वतंत्र संस्था है जो प्रधानमंत्री को आर्थिक और विकास संबंधी मुद्दों पर सलाह देती है कि भाई किस तरीके से हम अपनी इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं, डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं। तो ये अपने आप में सलाहकारी संस्था है जो PM मोदी को सीधे सलाह देती है, एडवाइस देती है कि भाई आपको ये करना है, ये नहीं करना है अपने आप पे। ठीक है, तो डेवलपमेंट और इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में जानकारी देने वाली जो संस्था है वो कौन सी है आपकी, यही है आपकी। ठीक है, PM की आर्थिक सलाहकार परिषद है ना। चलिए आगे, यह परिषद नीति निर्माण में समर्थन देने के साथ ही आर्थिक विश्लेषण, अनुसंधान और रणनीतिक दृष्टिकोण भी प्रदान करता है। EACPM को पहले 2004 में गठित किया गया था और समय समय पर इसे पुनर्गठित भी किया जाता रहा है। उद्देश्य क्या है, भारत की आर्थिक वृद्धि, विकास नीति, रोजगार, उद्योग, मुद्रास्फीति, राजकोषीय नीति और अन्य आर्थिक विषयों पर प्रधानमंत्री को सलाह देना। ठीक है, आगे, यह एक स्वतंत्र और गैर संवैधानिक निकाय है। आगे, इसे किसी भी अधिनियम के तहत गठित नहीं किया गया है। तो ये क्या है, अपने आप इसके उद्देश्य है और ये इसको आपको याद रखना है। सदस्यता संरचना, इसमें एक अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्य और आंशिक कालिक सदस्य भी उसमें शामिल होते हैं। सदस्य जो है अर्थशास्त्र, सार्वजनिक नीति, वित्त और सांख्यिकी आदि क्षेत्रों से इसमें लिए जाते हैं। अब कार्य यहां पर लिखा गया है, आर्थिक रिपोर्टों और नीति सुझाव का निर्माण करना, बजट और आर्थिक समीक्षा में सहायता करना, भारत के आर्थिक प्रदर्शन का विश्लेषण करना और विभिन्न मंत्रालयों की योजनाओं का उसको सलाह देना। यानी कि ओवरऑल अगर देखेंगे तो ये आर्थिक रूप से जो भी घटनाएं होती हैं उन पर नजर रखना, उस पर विचार विमर्श करना और विकासात्मक जो भी गतिविधियां होती है, विकासात्मक गतिविधियां, ठीक है, विकासात्मक गतिविधियों पर खूब ज्यादा काम करती है ये। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में EACPM के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, अभी तो हमने आपको बताया, एस महेंद्र देव को, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आज का अभ्यास प्रश्न है, बताइएगा आप लोग कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है, बताओ। बड़ा अच्छा प्रश्न है, कौन सा होगा इसमें, बड़ा अच्छा प्रश्न है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर मुझे जरूर देंगे। ठीक है, बाकी इस समय PDF टेस्ट चल रहा है, मैंने कई बार बताया था आपको, PDF टेस्ट, सेल्फ PDF टेस्ट, क्या सेल्फ, ठीक है, PDF टेस्ट चल रहा है, सर PDF टेस्ट चल रहा है। इसमें क्या मिलता है, एप्लीकेशन पर आपको सारे टेस्ट की PDF अवेलेबल रहेंगी, आप जाइए अपना टेस्ट खुद से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हम नहीं कराएंगे, हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल रहेगा। तो इसमें आपको 120 क्वेश्चन के टेस्ट जो है सेट मिलेंगे और इसमें 13,000 क्या 13,000 प्लस प्रश्न जो है आपको इसमें कराए जाएंगे। ठीक है, इसमें आपको इस प्रश्नों के अलावा इसमें आपको जो है 100 क्वेश्चन का सेट मिलेगा, आपको 5 टेस्ट मिलेगा आपको। ठीक है, यानी कि 500 जो है आपको करंट अफेयर्स का टेस्ट मिलेगा। इसमें आपको जनवरी से लेकर के जून तक जो है आपको मंथली मैगजीन मिलेगी, किसकी, करंट अफेयर्स की। ठीक है, इसमें आपको हिंदी का आपको जो है वीडियो मिलेगा। ठीक है, और प्लस इसमें जो है आपको मिलेगा टेस्ट सीरीज, ST टेस्ट सीरीज। तो ये सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी। इसको आपको ज्वाइन करना है तो आप हमें सीधे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8604409201, क्या 8604409201 पर आप सीधे संपर्क कर सकते हैं। लिख के भेजिएगा, इस पर व्हाट्सएप करिएगा, सेल्फ PDF टेस्ट लिख करके आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। ठीक है, 201 होगा, है ना। ठीक है, चलिए ओके।
बाकी पीसीएस का बैच भी हमारे यहाँ पर चलता है, तो आप चाहें तो पीसीएस का बैच भी हमारे यहाँ पर आप ले सकते हैं। इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी है। इस कोर्स को लेने के बाद आपको किसी भी बाहरी स्रोत, बाहरी किताब या कॉपी लेने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए भी आप हमें इस नंबर पर पीसीएस लिख करके आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। और बेसिक से इसमें पढ़ाया जाएगा आपको, कोई ऐसा नहीं कि स्टैंडर्ड बहुत चीजें रहेंगी, और इसमें हर उस चीज से आपको रूबरू कराया जाएगा जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सारे टीचर्स वेल एजुकेटेड है, एक्सपीरियंस है अपने आप में, है ना। और पीवाईक्यू प्री का हो आपका, चाहे मेंस का हो, टेस्ट आपकी चाहे प्री की हो, मेंस की हो, मॉक टेस्ट हो आपके, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो आपकी, सारी चीज कराया जाएगा आपका, निबंध आपका, एस्से, हिंदी, सब कुछ कराया जाएगा। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर होंगे आपको, जो कि आपको आपके एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। 18 महीने की वैलिडिटी होगी और 6 से 7 महीने के अंदर हमारा कोर्स ये पूरा हो जाएगा। अगर आप इंटरव्यू तक जाते हैं तो ऐसे में आपकी फीस भी सारी रिफंड कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये सूचनाएं हैं, और इससे आपकी आरोग्य तैयारी, अगली आरोग्य तैयारी और पीसीएस तैयारी और 4 पेपर जीएस की जो है यूपीएससी की भी तैयारी आपकी इसी से हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप लोग जो कोर्स ज्वाइन करेगा, मिलेंगे हम लोग कल, लेकिन उसके पहले आप लोग एक उत्तर लिख के मुझे बताइएगा कि नागरिक चार्टर क्या है, विस्तार पूर्वक समझाइए। आप चाहें तो इसको लिख करके आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 8604409201 पर, ठीक है। ये हो गया आज का हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का वीडियो। मिलेंगे हम लोग कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी, और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।